उलझ गई नीट छात्रा मर्डर मिस्ट्री, स्पम मिला, गुनहगार गायब, जांच बेअसर। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत का मामला अब एक ऐसी रहस्यमयी क्राइम कहानी बन चुका है जिसमें हर सवाल के जवाब में सिर्फ पता नहीं सुनाई दे रहा है। दुष्कर्म हुआ, ये जांच एजेंसियां मान चुकी हैं, लेकिन दरिंदे का अब तक कोई अता पता नहीं, जिसके बाद बेबाकी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और डंके की चोट पर आज हम भी सवाल पूछेंगे, जिसके बाद प्रशासन और एजेंसी को इसके जवाब देने होंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नीट छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गुप्तांगों पर चोट के निशान और शरीर पर नाखूनों से खरोच के निशान पाए गए। उसकी मौत के बाद पटना में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार तक किया। मामला कोर्ट में है, लेकिन अब तक मामले की कोई गुत्थी नहीं सुलझ पाई। सवाल कई हैं। छात्रा से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा कौन है? सवाल यह भी कि छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म आखिर किसका है? छात्रा की मौत कैसे हुई? पुलिस ने सच छुपाया। सीबीआई क्यों नहीं ढूंढ पा रही सवालों के जवाब? 62 दिन बाद भी जांच बेअसर थी। जैसा कि हमने आपको बताया, जहानाबाद की एक नीट छात्रा की मौत का मामला अब एक रहस्यमयी क्राइम कहानी बन चुका है जिसमें हर सवाल के जवाब में सिर्फ पता नहीं सुनाई देता है। क्योंकि दुष्कर्म हुआ, ये जांच एजेंसियां मान चुकी हैं, लेकिन दरिंदा कौन है? छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म किसका है और आखिर उसकी मौत कैसे हुई? इन तमाम सवालों पर अभी भी सन्नाटा ही पसरा हुआ है। एसआईटी की कोर्ट में दाखिल 1200 पन्नों की केस डायरी ने इस सनसनीखेज केस की परतें और उलझा दी हैं। 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई, मगर 62 दिन गुजरने के बाद भी बिहार पुलिस, एसआईटी और सीबीआई की जांच जैसे अंधेरे में तीर चला रही हो। पोस्टमार्टम एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की तस्दीक हो चुकी है। कपड़ों से स्पर्म के निशान भी बरामद हुए। हैरत की बात यह है कि कई संदिग्धों के सैंपल तक ले लिए गए, बावजूद अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो स्पर्म किसका है। पॉक्सो कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो एसआईटी और सीबीआई की जांच पर ही सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने पाया कि दोनों एजेंसियों के बयान और केस डायरी ने जो सामने तथ्य रखे वो आपस में मेल नहीं खाते। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को लेकर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा, मगर हैरानी की बात यह है कि ना तो एसआईटी और ना ही सीबीआई ने उसे अब तक रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ की। एसआईटी ने सिर्फ बेऊर जेल जाकर उससे पूछताछ की, लेकिन कोर्ट में उसने अपना बयान ही बदल दिया। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे का आरोप है कि मनीष रंजन बेहद शातिर खिलाड़ी है और बार बार बयान बदलकर जांच को गुमराह कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि मनीष पहले जहानाबाद के एक पूर्व सांसद का ड्राइवर था और अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। वकील ने यहां तक आरोप लगाया कि मनीष हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट तक चलाता है और लड़कियों को गलत धंधे में धकेलता है। जांच में सामने आया चौंकाने वाला पेच। छात्रा के कमरे से नींद की दवा के कितने रैपर मिले, इस पर भी 3 अलग अलग बयान हैं। कहीं 1, कहीं 5 तो कहीं 6 खाली पत्तों की बात है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच को दबाया जा रहा है? क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा की मौत का असली गुनहगार आखिर कब बेनकाब होगा। एसआईटी और सीबीआई की जांच में 3 बड़ी लापरवाही हुई। पहली, मनीष को गिरफ्तार किया लेकिन रिमांड पर नहीं लिया। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी तक न एसआईटी और न सीबीआई ने रिमांड पर लेकर उससे कोई कड़ी पूछताछ की। एसआईटी ने, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कि बेऊर जेल जाकर मनीष से पूछताछ तो की थी कोर्ट में, लेकिन उसने बयान बदल लिया। एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि 5 और 6 जनवरी को मनीष शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर स्थित अपने घर में था। हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने बताया कि उसने घटना की जानकारी मनीष को नहीं दी, उसे वार्डन ने बताया होगा। मनीष ने कोर्ट में कहा कि 5 जनवरी की सुबह 10 बजे वो बेटी को लेकर पावापुरी के मेडिकल कॉलेज गया था। उसी दिन रात के 8 बजे वापस लौटा। 6 जनवरी की सुबह 10:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकला। 7 जनवरी की सुबह उसे हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल ने घटना की जानकारी दी थी। शातिर है मनीष, बार बार बदल रहा बयान।
पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे बार बार ये कह रहे हैं कि मनीष रंजन बेहद शातिर है, वो बार बार अपना बयान बदल रहा है। छात्रा की मौत मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी तो 14 जनवरी को घर से बाहर क्यों गया? उसे गिरफ्तार करने एएसपी सदर अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे तो वो वहां नहीं था। उन्होंने कहा, मनीष की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वो कार से बाहर गए हैं। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे पटना के भागवत नगर में पकड़ा। पुलिस ने भी केस डायरी में लिखा है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच प्रभावित कर सकता है और यही हो रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सवाल है, किसके दबाव में मनीष को पुलिस ने बचाया? मनीष को कौन बचा रहा है? वह किसका करीबी है? ड्राइवर से हॉस्पिटल का डायरेक्टर कैसे बना मनीष? वकील एसके पांडे ने दावा किया, मनीष कुछ साल पहले तक जहानाबाद के पूर्व सांसद का ड्राइवर था। अब बुद्धा विहार नाम से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, करोड़ों रुपए की अचूक संपत्ति का मालिक भी। क्या है पूरा मामला? नीट छात्रा परीक्षा की तैयारी के लिए निजी हॉस्टल में रह रही ये छात्रा कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि छात्रा के उन कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीर्य के अंश पाए गए हैं, यानी स्पर्म के, जो उसने अस्पताल में भर्ती होने के समय पहने थे। ये कपड़े छात्रा के परिवार वालों ने 10 जनवरी को उपलब्ध कराए थे और पुलिस ने इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। कोर्ट ने सीबीआई से पूछे कई अहम सवाल। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई से कई तीखे सवाल भी इस मामले में पूछे हैं। कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारी पवन श्रीवास्तव से पूछा कि पीड़िता का मोबाइल कहां है, यानी मामला भी कोर्ट के अंदर है तो दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं एसआईटी और सीबीआई से। सीबीआई ने बताया कि मोबाइल एसआईटी से मिलने के बाद उसे सीज कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या मोबाइल की जांच की गई? इस पर सीबीआई ने कहा कि अभी तक जांच ही नहीं हुई। मोबाइल सीज किया लेकिन जांच नहीं। कोर्ट ने आगे पूछा कि मनीष रंजन के मोबाइल की जांच हुई या नहीं। इस पर भी सीबीआई ने नहीं में ही जवाब दिया। तब कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मोबाइल की जांच ही नहीं करनी थी तो आखिर उसे सीज क्यों किया गया? यानी सीबीआई भी इस कटघरे में खड़ी हो गई है और एसआईटी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि जो लीपापोती हो रही है वो कोर्ट के अंदर भी नजर आ रही है और कोर्ट के बाहर भी। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि अब तक कुल 8 लोगों के मोबाइल फोन सीज किए गए हैं। जब कोर्ट ने पूछा इसमें से कितनों की जांच हुई तो एजेंसी ने बताया कि अभी किसी की भी जांच नहीं हुई और सभी फोन मलखाना में रखे गए हैं। हत्या की जांच पर भी उठे सवाल। कोर्ट ने भी पूछा कि इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया है, क्या इसे मर्डर में बदला जाएगा? इस सवाल पर भी सीबीआई ने साफ जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट ने भी पूछा कि पीड़िता की मौत का कारण पता लगाया गया या फिर नहीं। इस पर भी एजेंसी ने नहीं में ही जवाब दिया। इसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि जब लड़की की मौत हो चुकी थी तब हत्या का केस आखिर क्यों नहीं दर्ज किया गया? यानी कोर्ट में सीबीआई और एसआईटी से भी तीखे सवाल किए गए हैं। हॉस्टल के लोगों की जांच पर भी सवाल। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जांच को लेकर कई और सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि हॉस्टल में रहने वाले अन्य लोगों की जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही ये भी पूछा गया है कि मनीष रंजन का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया था। सीबीआई के पास इन सवालों का स्पष्ट जवाब ही नहीं मिला। वार्डन और सफाई कर्मचारी को लेकर भी सवाल। कोर्ट ने वार्डन और सफाई कर्मचारी को लेकर भी सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि 6 जनवरी के बाद पीड़िता के कमरे में कौन कौन गया था। इस पर सीबीआई ने बताया कि एक सफाई कर्मचारी, एक वार्डन और एक दोस्त कमरे में गए थे। जब कोर्ट ने वार्डन का नाम पूछा तो सीबीआई अधिकारी सही से नाम ही नहीं बता सके, तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई आखिर कैसी जांच कर रही होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सफाई कर्मचारी का बयान लिया गया है। सीबीआई ने कहा कि वो अनपढ़ है, इसलिए बयान ही नहीं लिया गया। अगर वो अनपढ़ है तो उसके बयान की रिकॉर्डिंग हो सकती थी। आखिर इतनी बड़ी एजेंसी ये क्यों नहीं समझ पाई? कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ है तो बयान लेने में क्या दिक्कत है। संवेदनशील मामला बताकर बंद कमरे में सुनवाई। हालांकि सीबीआई की महिला वकील ने जब आपत्ति जताई और मामले को संवेदनशील बताया तो बंद कमरे में सुनवाई हुई और सुनवाई जज के चैम्बर में हुई, जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर वो दरिंदा कहां है
जिसने दुष्कर्म किया, क्योंकि जांच में दुष्कर्म की बात जब सामने आई है तो आखिर दरिंदे को कब पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाल यह भी कि सीबीआई आखिर सही से कोर्ट के अंदर जवाबों को क्यों नहीं दे पा रही है। सवाल यह भी कि क्या एसआईटी ने बड़े सच को छिपाने की कोशिश की जिसका पता अब तक सीबीआई नहीं लगा पाई। सवाल यह कि क्या पुलिस अधिकारियों ने कुछ रसूखदारों के साथ मिलकर मामले को दबाने की कोशिश की। सवाल यह कि आखिर इसका सच कब सामने आ पाएगा, क्योंकि 62 दिन बाद भी इसका सच पूरी तरीके से अधूरा है। क्या सालों साल लगेंगे या फिर ये ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा और जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो ये केस हमारे सामने आता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।